एसएससी की परीक्षाएं रही हों या अन्य परीक्षाओं की बात हम करें तो एक सवाल उनमें बहुत बार देखने को मिला, वही यह था कि हमारे देश में महिलाओं को वोट के अधिकार कब से मिले या किस कानून के माध्यम से मिले। तो हमने सोचा कि इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से देते हैं कि पूरे वोट के अधिकार को ही डिस्कस कर लेते हैं और हम ये देखने का काम करेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे वोट का अधिकार डेवलप हुआ और भारतीय संविधान में उसको किस प्रकार से एक अधिकार के रूप में हमारे सामने आया। तो नमस्कार, मेरा नाम है कपिल सांत और हम बात करने वाले हैं आज वोट के इतिहास, प्रासंगिकता और संविधान में उसकी व्यवस्था की। तो शुरुआत करते हैं। बंगाल में एक वंश हुआ जिसका नाम था पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है गोपाल को। और गोपाल से पहले बंगाल में जिस शासक का राज हुआ करता था उसका नाम शशांक था, जो कि अपने आप में बहुत ही कट्टर और निरंकुश शासक था। जब बंगाल में शशांक की मृत्यु हुई तो गोपाल को कहा जाता है कि वहाँ की जनता के ही द्वारा शासक बनाया गया। इस लाइन को ढंग से समझिए, जनता के ही द्वारा शासक बनाया गया, यानी जनता की कुछ इच्छाएं रही होंगी, जनता की मर्जी होगी तो उसको शासक बनाया गया। यानी यहाँ पर हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं कि एक, लोगों की कुछ भावनाएं थी उस शासक के लिए, यानी वहाँ पर एक मत था लोगों का कि हाँ इसको बना देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन यहाँ पर हमें मत यानी वोट का एक प्रारूप देखने को मिलता है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो गौतम बुद्ध के समय का एक हमें चर्चा मिलती है कि जो गौतम बुद्ध थे, आपको मैं एक वर्ड बताता हूं उसको समझिएगा, गणमूर्ति। जिसको कोरम भी कहा जाता है। ये क्या होता है? हमारी जो लोकसभा की अगर मैं बात करूं या राज्यसभा की बात भी कर सकते हैं, लोकसभा की बात करें तो आप जानते हैं लोकसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 552 थी, लेकिन दो एंग्लो इंडियनों को अब उनका अधिकार खत्म करने के बाद में वर्तमान में 550, जिसमें से 543 लोग इस समय हैं। आप ये मानिए कि 543 लोग यानी सांसद लोकसभा में हैं और अगर वह सांसद अपनी मीटिंग को शुरू करना चाहते हैं, अपनी सभा को शुरू करना चाहते हैं, चर्चा को शुरू करना चाहते हैं, तो कम से कम कितने सदस्य वहां पर उपस्थित होने चाहिए? तो इसका आंसर है इसका 1/10, यानी कम से कम 55 सांसद लोकसभा में उपस्थित होंगे तभी सदन की शुरुआत होगी। ऐसी ही व्यवस्था हमें गौतम बुद्ध के समय में नजर आती है, जब वह, आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का एक संघ था, जिस संघ के अंदर उनके अनुयायी, उनके भिक्षुगण होते थे। उस संघ की अगर चर्चा शुरू करनी होती थी तो उसमें एक न्यूनतम संख्या का इकट्ठा होना जरूरी था, जिसको आज हम गणमूर्तिया कोरम कहते हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है। तो भारत में लोकतंत्र के या मैं ये कहूँ वोट के जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विराजमान रहे हैं, लेकिन कभी राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए भी नहीं आ पाए क्योंकि बहुत बार हमारा देश जो था या तो शासकों के कंट्रोल में रहा या फिर छोटी छोटी रियासतों के कंट्रोल में रहा। हम अब बात करते हैं आगे की। तो आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत में आए और वह पहले उनका उद्देश्य सिर्फ भारत से व्यापार करना था, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति भी उनके कंट्रोल में आ गई और जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में भारत की राजनीतिक स्थिति आई तो उन्होंने भारत की धन संपदा का प्रयोग अपने देश के भले के लिए करना प्रारंभ कर दिया। आगे हम बात करें तो जब ये कहानी है मोटा मोटा 1757 की क्रांति से, आप 1757 के प्लासी के युद्ध से आप उसे लगाइए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उसमें पराजित हुआ और अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ गई। लगभग 100 वर्ष तक अंग्रेज धीरे धीरे अपने साम्राज्य को भारत में विस्तार करने में लगे रहे और इन बीच बीच में भी वह कई प्रकार के कानून देश में लाए रहे, जिनके माध्यम से वह शासन करते थे। कुछ कानूनों का लाना उनके लिए जरूरी था। तो उसके बाद में
फिर हमें 1857 की महान क्रांति देखने को मिली, जिसमें अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजों की जो जड़ें थी भारत में, वो बहुत बड़ी मात्रा में हिल गई थी। तो इसी 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटेन, जो कि अभी तक ब्रिटेन की कंपनी भारत में शासन कर रही है, उस कंपनी की जगह अब ब्रिटेन का क्राउन भारत में शासन करने लगा, और दो प्रकार से शासन करने लगा, जिसकी चर्चा हम संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो उन चीजों में चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वोट के अधिकार को समझना है, तो वहां पर आते हैं। जब हम बात करते हैं, एक कानून आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या था? इस कानून के माध्यम से, हालांकि इसमें कई सारी बातें थी, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ उसी बात को आपको बताना चाहता हूं, और जितने भी कानून हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उन सारे कानूनों में से हम सिर्फ उन्हीं बात को डिस्कस करेंगे जो आपके वोट से अधिकार से संबंधित है। तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के माध्यम से ही उस समय 3 लोगों को, यानी 1862 में 3 लोगों को, जो उस समय की लॉ मेकिंग बॉडी थी अंग्रेजों की, उसमें स्थान मिला। स्थान कैसे मिला? 2 प्रकार के स्थान मिलते हैं, एक निर्वाचित होके और एक चुन के। तो इनको ऐसे ही चुन लिया गया, ये इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। तो कौन कौन थे वो? एक थे सर दिनकर राव, दूसरे थे पटियाला के महाराज, और तीसरे थे बनारस के महाराज। ये 3 लोग थे जिनको उस समय लॉ मेकिंग बॉडी जो अंग्रेजों की थी उसमें इनको जगह मिली। अब आपको मैं बता दूं कि 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जन्म हो चुका है, और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ही सही, विनम्रता के माध्यम से ही सही, लेकिन अंग्रेजों से विभिन्न प्रकार की मांगों को करने लगी थी। अब उसके बाद में कानून आया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें एक प्रकार से आप यह कह सकते हो कि सीमित मात्रा में और बहुत कम लोगों के द्वारा चुनकर, हाँ मेरी वर्ड को पकड़िएगा, यानी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन विद इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ही संस्थाओं में से लोगों के द्वारा बहुत कम मात्रा में लोगों को वहां तक भेजा जाना शुरू हुआ। मैं इस बात को आप आसान शब्दों में थोड़ा ऐसे समझिए कि आज हम जिस तरीके से वोटिंग डालते हैं, जनता वोट डालती है, इस तरीके से नहीं। एक दो बॉडी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस मान लीजिए, और कुछ लोग चुन करके वहां ऐसे ही चले जाएंगे, इनडायरेक्टली चले जाएंगे, यानी जनता उसमें वोट नहीं डाल रही है, कुछ लोग उसमें लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। आप इसको प्रॉपर रूप से नहीं कह सकते कि यहां पर वोट का अधिकार मिला है, क्योंकि वोट का अधिकार अभी आपको मिला ही नहीं है। और उससे भी जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि 1892 का जो कानून था, इसमें कहीं चुनाव यानी इलेक्शन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद में आता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको प्रचलित भाषा में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जब आया, तो मैं आपको बता दूं 1905 में जब बंगाल विभाजन की रूपरेखा रखी गई, जिसमें बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसके आधार थे जो आज वाला बांग्लादेश वाला हिस्सा है, आप इस तरीके से समझिए, वो पूर्वी बंगाल, और जो आज का पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है उसके आसपास, और वो मिला के पश्चिम बंगाल। अंग्रेजों ने व्याख्या दी कि हमने इसको विकास के आधार पर बांटा है, लेकिन हर भारतीय की समझ में एक बात आ रही थी कि अंग्रेज हमारे आंदोलन को धर्म के आधार पर तोड़ना चाहते हैं। यानी उन्होंने जो पूर्वी बंगाल का निर्माण किया था वो मुस्लिम बहुल आबादी को देखकर किया था, और पश्चिम बंगाल को जो बांटा उन्होंने हिंदू बहुल आबादी को ध्यान में रख के बांटा था। दोनों बांट दिए। उनकी मंशा ये थी कि किसी न किसी प्रकार से इनको धर्म के आधार पर तोड़ दें। 1909 में हमें 2 चीजें देखने को यहां पर मिलती है। पहली बात, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वह मांग कर रही थी अंग्रेजों से कि हमें कुछ अधिकार दिए जाएं जिससे हम अपनी कम्युनिटी का उद्धार कर सकें। तो अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया, और अंग्रेजों ने बड़ी सोची सच्ची रणनीति के साथ में मुस्लिम कम्युनिटी को
कम्युनल अबार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत दिया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एरिया मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है, तो वहां से जो चुनाव लड़ा जाएगा वहां से खड़ा भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का ही व्यक्ति होगा और वोट भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का व्यक्ति ही डालेगा। इसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। और दूसरी जगह व्यवस्था ये थी, जो स्थान रिजर्व नहीं थे वहां से मुस्लिम खड़ा भी हो सकता है और मुस्लिम वोट भी डाल सकता है। इस चीज ने अंग्रेजों ने इस चीज को जब आप थोपा तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज उस समय के लोगों में कहीं ना कहीं ये दिमाग को परेशान करने वाली है। लोगों में अपने आप में ही सांप्रदायिकता फैलेगी कि यार ये मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ तो हम हिंदुओं को वोट नहीं डालने दे रही उस जगह, और लेकिन यहाँ दूसरी जगह जहाँ आरक्षित नहीं है वहां पर मुस्लिम भी वोट डालने का काम करेंगे। तो अंग्रेजों की रणनीति थी। तो 1909 में, अब इस कहानी के सार में आप एक चीज ढूंढिए, मैंने आपसे एक बात कही कि वोट डालेंगे, यानी वोट के अधिकार निकल करके वहां आ गया। यानी पहली बार भारत में वोट का अधिकार लोगों को मिला 1909 में। अब ये कौन लोग थे जिनको मिला? तो समझिए यह वो लोग थे जो धनढ़ थे, जिनके पास में बहुत सारी संपत्ति थी, जिनके पास में शैक्षिक बैकग्राउंड था, यानी वो शिक्षित थे। ये आधार था उस समय। और ध्यान रहे, इनमें भी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही वोट का अधिकार मिला है, महिलाओं को नहीं। अब से 10 वर्ष बाद यानी कि 1909 से 1919 के आसपास अगर हम चले तो यहां पर भी भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस 1919 के कानून में सांप्रदायिक पंचायत की तो व्यवस्था यानी बढ़ा दिया गया उसको। अब चूंकि उस पर इतनी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है, इसीलिए हम वोट पर ही रहते हैं। तो 1919 में महिलाओं को वोट का अधिकार इसी कानून के माध्यम से मिलता है। हालांकि इसका भी कुछ आधार थे, लेकिन आधारों की बात अगर हम ना करें, फिलहाल ये कहें कि महिलाओं को वोट का अधिकार मिला ही कब से मिला, तो 1919 से महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। इस कानून से धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई और 1935 तक आते आते देश में लगभग 10% आबादी को वोट का अधिकार मिला है। यह जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम की खासियत मैं आपको बताऊं, कुछ ही खासियतों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। एक, इस कानून, ये जो कानून था, इतना बड़ा कानून अभी तक ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ था। यानी यह ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अब तक का पारित होने वाला सबसे बड़ा कानून था, जो कि भारत के लिए बनकर के आया था। और इसी में वोटिंग राइट्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था, यानी और लोगों के लिए इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया था, जो कि लगभग 10% के आसपास में हो गया था। अब यहाँ के बाद में 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और 1947 के बाद में जब भारतीय संविधान का निर्माण हो गया और भारतीय संविधान के हिसाब से हमारा देश में शासन स्थापित हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश जब गणतंत्र हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई पूर्ण रूप से और हमारे देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ, तो यहीं से भारत की जनता को वोट का अधिकार मिलता है। अब यहाँ पर एक सवाल जो बहुत विचित्र भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और जो पूछा भी जाता है, लोगों के दिमाग में भी घूमता है कि वोट का अधिकार क्या मूल अधिकार है? तो इस चीज पर चर्चा करते हैं कि क्या वोट का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं। तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिनको भाग नंबर 3 में समाहित किया गया है। अब यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि वोट के अधिकार की चर्चा यहां पर नहीं की गई है, यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वोट का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है तो फिर कौन सा अधिकार है? तो पहली बात तो आती है कि कौन सा अधिकार है,
दूसरी बात आती है मौलिक अधिकार नहीं है तो क्यों नहीं है, और तीसरी बात जो आजकल चर्चा में है वो ये है कि हमें अपने वोटिंग राइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। किसके संबंध में बात हो रही है तो इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। पहली चीज, ये कौन सा अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अब संवैधानिक अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में क्या फर्क होता है, देखिए संविधान के अंदर भाग नंबर 3 है, भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। मूल का मतलब होता है जो एक प्रकार से प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने की आजादी, हम पर कोई शोषण न कर सके इस चीज को रोकने की आजादी, शिक्षा व संस्कृति अपनी संस्कृति को मानने की आजादी। लेकिन यहां पर वोट जो दिया जाता है वो एक वयस्क अधिकार एक रूप से कहिए, यानी एक एज लिमिट के बाद में दिया जाता है। जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो वर्तमान में ये 18 है, यानी 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही या उससे ज्यादा का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है। यानी ये आमतौर पर माना जाता है कि वोट जो व्यक्ति देता है, यानी जो मत किसी चीज के लिए व्यक्ति कर रहा है, उसके लिए एक निश्चित समझ, अनुभव व ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब वह समझ, ज्ञान या अनुभव एक लिमिट, एक एज लिमिट लगाई जाती है, एक कॉमन एज लिमिट जिसमें वो डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद में कह देते हैं कि वह इस मामले में अपना मत दे सकता है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यह भी निर्भर करता है कि वो किस मामले में अपना मत दे रहा है। तो यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये हमारा मूल अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि मूल अधिकार जो आपके होते हैं उनमें किसी समझ की जरूरत नहीं है। आप किसी भी धर्म में पैदा हो गए हो तो आपको किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाकर के खाना खाने का या कुछ भी करने का अधिकार है। कुछ भी करने का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा मैं, कुछ भी करने का अधिकार है, तो उसको नहीं रोका जा सकता कि आपके पास में प्रॉपर समझ नहीं है, प्रॉपर अनुभव नहीं है तो आपको रोक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। और आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लोगों की वोट भी नहीं बन पाती। अगर ऐसा होता तो हर साल लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के खड़े हो जाएंगे, जो कि हमारी सरकारी मशीनरी इतनी अभी स्ट्रांग नहीं है कि लाखों लोगों को एकदम से न्याय दिलवा पाए। तो ये कारण है। और मैं तीसरी बात जो करूंगा कि जो बात हो रही है कि हमारे इस राइट को बढ़ा दिया जाए, तो इस तरीके की बात क्यों हो रही है। कनाडा में और यूके में एक व्यवस्था की गई थी। वो व्यवस्था क्या थी, हमारे देश में जो जेल में बंद लोग हैं, जो न्यायिक हिरासत में भी बंद लोग हैं, वो वोट नहीं डाल सकते। उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, चाहे उनकी उम्र 15 हो या 55। लेकिन ये पहले अन्य देशों में भी था, लेकिन कनाडा और यूके जैसे देशों में इसमें थोड़ी सी रियायत बरती गई। तो आजकल कुछ अखबारों के माध्यम से बात चर्चा में आने लगी है कि हमारे देश में जो कुछ जेल में बंद लोग हैं, कम से कम वहां लोग जो यानी जिनमें सजाएं कम हैं या किसी और मामले में बंद हैं, यानी स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, उनमें भी क्लासिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं, वर्गीकरण हो रहा है, तो उनमें भी कुछ लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए। तो चलिए, ये मामला तो बड़ा है, इस पर हम चर्चा ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो मुद्दा था मैंने आपको वो समझा दिया है। बाकी इसी के साथ में एक और जानकारी में आपको 2 बातें और आपके लिए है। पहली तो ये कि हमारी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो इसी सप्ताह से लगभग शुरू हो जाएंगी। तो जिनमें सबसे पहले जो क्लास शुरू होगी वो पॉलिटिकल साइंस यानी भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था से होगी, और हम उसको इस कदर पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपके आने वाले किसी भी परीक्षा में अगर इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका ना छूटे, और भारतीय संविधान की और राज्य व्यवस्था की बहुत अच्छी समझ हम विकसित कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो, आपके जहन में कोई ऐसा मुद्दा या टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि इस पर डिटेल वीडियो बननी चाहिए, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपने उस टॉपिक का नाम, उस चर्चा का नाम लिख सकते हो, हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाने को तैयार हैं। तो इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।